हमारे साथ इस वक्त मौजूद है चेयरमैन तहरीक तरक्की कमाल जनरल रिटायर्ड फ़ारूक बशीर साहब। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब आपके वक्त के लिए। और फ़ारूक साहब, आपने भी रिटायरमेंट के बाद पहले पाकिस्तान के लिए खिदमत सर अंजाम देते रहे और अब जो है सियासत में कदम रखा। क्या सोचते हैं, क्या चीज़ ऐसी थी कि जो आपको सियासत की तरफ खींच लाई और आपने कहा कि पहले मुल्क की खिदमत की है और अब जो है आवाम के लिए भी खिदमत करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे तो पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी और मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इज़हार कर सकूं। आपने जिक्र किया कि 150 से ज़ायद पार्टी रजिस्टर हैं और बाकी भी आपने कहा कि जी वो काफ़ी वादे करते हैं, फिर वादे तोड़ देते हैं। जी बिल्कुल, सक्सेसफुल नहीं होते। जी बिलाशुबा हकीकत ऐसी है। लेकिन मैं आपसे ये आपको कहना चाहूँगा कि जिस तरह हमने कहा कि मैं क्यों पॉलिटिक्स में आना चाहा मैंने, जबकि एक आर्मी एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें मैंने 40 ईयर सर्व किया और रिटायरमेंट के बाद भी अभी मुझे तकरीबन 5 साल होने को हैं। तो इसका जवाब आपके पास खुद है कि 150 पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन्होंने क्या डिलीवर किया है। इससे पहले तो हमारी 2 मेजर पार्टी थी और उसके बाद एक तीसरी पार्टी भी आई, वो भी ट्राई हो गई है कि उन्होंने क्या डिलीवर किया है। तो ये एक पूरे निज़ाम को देखते हुए कि कोई पार्टी डिलीवर नहीं कर रही, उसको एनालाइज करते हुए कि क्यों डिलीवर नहीं कर रही। जो लेटेस्ट एंट्री पॉलिटिक्स में हुई थी हमारी पीटीआई की, उसके वक्त में भी डिलीवरी क्यों नहीं हुई। तो ये अगर आप इसको एनालाइज करें तो ये हमारी जो सियासी पार्टी हैं इन सब की क़यादत जो है वो जागीरदारों और मौरूसी लोगों के ऊपर इसका दारोमदार है। और इनकी तमाम तर सियासत जो है वो ज़ाती मफाद और अकरवा परवी के फ़रोग को आगे करती है जो है ना। और जो लेटेस्ट हमारी पीटीआई है, मैं भी चूँकि खुद पॉलिटिक्स में आ रहा हूँ, तो मेरी ये आइडियोलॉजी नहीं कि हर किसी को कहें जी उसने कुछ नहीं किया। पीटीआई ने काम किया है, उन्होंने एक 2 पार्टी सिस्टम में एक डंड डाला है, तीसरी पार्टी आई है तो कुछ ना कुछ बेहतरी भी आई है। तो ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। नंबर ऑफ़ पार्टीज शुड नॉट डिस्करेज यू। ठीक है, ये देखना है कि जिसने नहीं डिलीवर किया वो साइड पे होते गए ना, या उनको अवाम ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। अगर कल हम पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, एक नज़रिया के तहत आ रहे हैं, अगर हम भी नहीं डिलीवर करेंगे तो हम 150 और 151 की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। तो द फील्ड इज़ ओपन। उसमें जिसको भी समझ आती है, किसी का नज़रिया है, किसी का कन्विक्शन है कि ये डायरेक्शन हमें लेनी चाहिए, उसको ज़रूर इस फील्ड में हिस्सा लेना चाहिए, रिगार्डलेस के वो कामयाब होगा नहीं होगा। इट इज़ योर ओन कन्विक्शन, योर ओन आइडियाज़, यू मस्ट पुट देम इनटू प्रैक्टिस। अभी मैं कैसे आपको मिसाल दूंगा कि K2 के ऊपर पता नहीं कितने कोप मारे जाते हैं। कुछ बेस कैंप में मारे जाते हैं, कुछ रास्ते में मारे जाते हैं, कुछ चढ़ जाते हैं। वो प्रोसेस ख़त्म तो नहीं होता ना। तो ये पॉलिटिकल स्ट्रगल का जो प्रोसेस है ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, ये चलता रहना चाहिए। और मैं खुद, आप ये देखें कि मुझे बहुत लेट रियलाइज़ हुआ और मुझे एक रिपेंटेंस है। ठीक है, हम में से हर आदमी को पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहिए, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में किसी न किसी शेप में। क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है कि आपकी और आपकी आइंदा आने वाली नस्लों की जो फ्यूचर है उसके ऊपर वो इम्पेक्ट करती है ना। आज से तकरीबन मेरे ख्याल में सदियों पहले अरस्तू ने कहा था कि अगर अच्छे लोग अमली सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे तो वो अपने से कमतर के महकूम हो जाएंगे। तो इसलिए आपको फील्ड ओपन है, आपको अपने आइडियाज़ के साथ लोगों के पास जाना चाहिए। दिस शुड नॉट डिटर यू कि जी पहले 150 हैं वो नहीं कामयाब हुई तो आप होंगे या नहीं होंगे। गिव इट अ ट्राई। अपने मकसद के लिए अगर लोगों को समझ आ जाती है, आपकी सिंसेरिटी है, आपकी अपील है तो हो जाएगा, नहीं हो तो फ़ारूक साहब, ठीक है, आप अभी ज़ाहिर सी बात है आपने नया नया सियासत में कदम रखा है और आवाम से भी मुलाकात हुई होगी। ज़ाहिर सी बात है आपके इर्द गिर्द के लोग रहने वाले होंगे, उनसे मुलाकात हुई होगी। कभी उनके मसाइल सुने हैं और सोचा है कि इनको कैसे हल करना है? देखिए, मैं अगर ये सोचा ना होता तो फिर मैं पॉलिटिक्स में क्यों आता।
है ना। अभी आप ये देखें कि मैं तो एक तो ये अभी पॉलिटिकल टर्मोइल शुरू हुआ है, मैंने ये अपनी जो थॉट प्रोसेस है ये तकरीबन कोई 1.5 साल पहले मैंने ये सोचना शुरू किया कि पॉलिटिकल स्ट्रगल करनी चाहिए। हमारे मसाइल ऐसे हैं कि डरा देने वाले हैं। मैं तो जब देखता हूँ आगे तो बहुत भयानक सूरत नज़र आती है। आप एक एक चीज़ को ले लें ना, एक एक सिंगल फैक्टर जो मैं भी आपको 5-6 चीज़ें गिनवाऊंगा, ईच वन इन इट सेल्फ इज़ वेरी डेंजरस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 7 दैट आई एम गोइंग टू नरेट, जिसके ऊपर कोई ज़्यादा बातचीत नहीं कोई करता। आपने पूछा कि आप क्यों आ गए हैं बीच में। आप अपनी पॉपुलेशन को देखें, इस पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ किसी किस्म की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पेश नहीं रख सकती है। समवन टॉक अबाउट इट। पिछले 15-20 साल में किसी ने इस मसले के बारे में बात की है? बाकी सियासत को छोड़ दें ना। अच्छा, इसके बाद आप आगे चले जाएं कि आप अपनी लिटरेसी रेट देखें। जिस मुल्क के 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिस मुल्क के 40% लोग इलिटरेट हैं, एंड वी नो कि जिनको हम लिटरेट कहते हैं, वर्ल्ड के लेवल जो स्टैंडर्ड है उसके लिहाज से में भी 20% ऑफ अस वी आर लिटरेट। हाउ कैन वी सर्वाइव? इसके ऊपर आपने सीरियसनेस देखी किसी में? नहीं, अभी तक। आप कहते हैं ना आप क्यों आ गए हैं बीच में। मेरा कोई पॉलिटिकल राइवल नहीं है, ये चीज़ें मेरी राइवल हैं। ठीक है, आप इसके बाद चलें, करप्शन तो एक बहुत बड़ा मसला है जिसको टैकल करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ चाहिए, एफर्ट चाहिए। आप ये देखें जो हमारी मुआशरे में ये जो कशीदगी होगी है, मजहबी और सियासी कशीदगी, आपकी उम्र हमारे से कम है, ये हमारे आंखों के सामने हुई है। हम एक दूसरे के साथ बात करने का रवादार नहीं। सर, इसकी रीज़न क्या बनी है, क्यों हुई? रीज़न ये है कि हम लोग जो है वो बहुत ही नाअक्बत अंदेश हैं और एक छोटी पेटे गेंस के लिए हमने नारे लगाए हैं ऐसे जो कि कौम को, जो कि सोसाइटी को डिवाइड करते हैं। और जितनी आजकल पोलराइजेशन है ये पॉलिटिकल, और ये ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। आप एक कौमी यकजहती की बात करते हैं, मेरा एक फेसबुक के ऊपर भी पेज है जिसके ऊपर मैं कौमी यकजहती की बात करता रहता हूँ, तो आगे से जवाब आता है कि जी आप क्या चाहते हैं कि हम चोरों डाकुओं से मुसालत कर लें। हाउ कैन यू गिव अ वर्डिक्ट ऑन समवन कि वो चोर डाकू है ना? तो आप मुल्क में अदालतों का निज़ाम देख लें कि लोग मर गए हैं, 30 साल बाद कहा गया कि जी वो बरी हो गए। इज़न्ट इट मॉकरी? आप कहते हैं आप पॉलिटिक्स में क्यों आना चाहिए ना? तो ये नाइंसाफ़ी जो है आपकी, जो करप्शन जो है, जो माशी बदहाली जो है, आप बैंकरप्ट होने को जा रहे हैं, अगर आप इन चीज़ों के ऊपर सीरियसली बात नहीं करेंगे, कामयाबी नाकामी तो अल्लाह का काम है, हमारा वो नहीं है, हम कोशिश करेंगे। अगर आप जो मसाइल हैं उनको इफ़ यू डोंट सी देम इन देयर एंटायरिटी, आप अपनी सियासत चमकाने की बात करें। अभी आप रिसेंटली देखें, हम बहुत माशी बदहाली की तरफ जा रहे थे। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग एज अ नेशन टू स्टेबलाइज दिस सिचुएशन, हर बंदा पॉइंट टू पे लगा हुआ है, हर बंदा। तो इट इज जस्ट एन एफर्ट कि लोगों को थोड़ा सा सेंस की तरफ लाया जाए। और बेसिकली मेरी जो ये मूवमेंट है, इसको मैं ज़्यादा ये कहता हूँ कि इट इज़ मोर ऑफ खान साहब इज सही। मगर सर देखें कि आप एक सियासी मैदान में कदम रख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको आगे से ऐसे सवालात का बहुत सा सामना करना पड़ेगा। मैं आगे आ रहा हूँ। ठीक है जी जी। मैं खान साहब क्या क्लेम करते हैं या नहीं क्लेम करते, मैं जी, वो तो आपने बात की है जी। दिस इज अप टू यू टू जज कि हाउ मच वी आर नो अवेयर एंड हाउ मच वी आर पोलराइज्ड। अगर आपकी नज़र में ये अवेयरनेस इज मच मोर देन पोलराइजेशन, तो खान साहब ने अच्छा काम कर दिया है। अगर अवेयरनेस के साथ पोलराइजेशन और इनटॉलरेंस बढ़ गई है तो फिर वो नेगेटिव है। आप पढ़ी लिखी हैं, आप इसको जज कर लें। सर, आपकी जो पार्टी है उसकी क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या एजेंडा होगा, और क्या कश्मीर इशू और अफ़गानिस्तान पॉलिसी के हवाले से? देखें, आपने जो बात की है कि पार्टी का एजेंडा क्या है, क्योंकि आपने एक सवाल में 2-3 पहलू जो उनको इकट्ठा कर लिए, अपने लिए आसानी की है, मेरे लिए मुश्किल पैदा कर दी है। नहीं सर, मैंने आपसे उसमें मेरा ऐसे है कि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये हमारी एक सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट है। तो सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट में मेरे 4-5 हदफ हैं जो बहुत, मैं वैसे तो बहुत हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमने अपना मुल्क के अंदर कौमी यकजहती को फ़रोग़ देना है। हम बटे हुए हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में,
जब तक एक कोई कौम खुद यूनाइटेड नहीं होती तो उसके ऊपर साजिशें भी कामयाब होती हैं, वो लोग लड़ा भी देते हैं। तो पहला हमारा है कि कौमी यकजहती ऑन वट एवर कॉस्ट। हर चीज़ लड़ाई झगड़े डंडे से नहीं ठीक हो सकती, आप डायलॉग करें और मुल्क के अंदर अमन लाएं। पिछले तकरीबन 3 दहाइयों से हमारे मुल्क में लड़ाई हो रही है, इंटरनल सिचुएशन का मसले मसाइल चल रहे हैं। जब वो होता है तो लोग बाहर से उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। दूसरा जो हमारा बहुत बड़ा इशू है, दैट वी हैव स्टार्टेड नॉट स्टार्टेड, वी टोटली लैक नेशनल कॉन्फिडेंस। हमारे में ये क्रीप इन हो गया कि यार ये हम नहीं कर सकते। आप जिससे कोई बात करें ना, वो कहने ये नहीं हो सकता, हर चीज़ हो सकती है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा, मैं भी स्लाइटली इरेलीवेंट। मुझे सफाई का बड़ा शौक है, मैं कहता हूँ गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये दिस वन ऑफ माई एजेंडाज के कौम को सफाई पे किस तरह लगाया जाए। तो मैं एक बंजोसा झील है कश्मीर में, उधर हम गए तो छोटी सी झील है, उसमें काफ़ी गंदगी पड़ी हुई थी। एट दैट टाइम अबाउट 400 पीपल वर देयर, पिकनिक कर रहे हुए थे। तो मैंने सबको एड्रेस करने की कोशिश की, मैंने कहा यार आए इसको साफ़ करते हैं, छोटी सी जगह है, अगर हम 20 मिनट लगाएंगे तो ये साफ़ हो जाएगा। तो कोई भी नहीं उठा। तो मैं अपनी एक बेटी को लिया, मैंने कहा जितना हम साफ़ कर सकते हम साफ़ करते। तो वो जो उधर बैठे हुए थे लोग, उनमें एक बिकन हाउस भी आया हुआ था, उनके प्रिंसिपल साहब भी थी, वो मेरी मिसेज के पास आई। तो इंट्रोडक्शन हुआ आपस में। तो मेरी मिसेज को कहती कि ये जनरल साहब जो काम कर रहे हैं है तो बड़ा अच्छा है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं पड़ती है काम करने की। तो हमें हिम्मत करनी पड़ेगी ना, सफाई हमारा मुल्क है ना। हम स्वीडन के मिसालें देते हैं, हम जो है नॉर्वे के मिसालें देते हैं कि जी वो बड़े साफ़ हैं। जब खुद साफ़ की बात होती है तो हम कहते हैं ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो तो वी वांट टू रिस्टोर नेशनल कॉन्फिडेंस। आप देखें ना कि आप इस्लामाबाद में चले जाएँ, केपीएम्स हॉस्पिटल है जी, ये जापान ने बना के दी है। ये सड़क है जी, ये चाइना ने बना के दी है, ये जो है उसने बना के दिया है। वाई कांट वी डू दिस थिंग्स आवरसेल्व्स? तो दिस इज रिस्टोरेशन ऑफ नेशनल कॉन्फिडेंस दैट वी कैन डू थिंग्स। फिर ये कशीदगी आपको ख़त्म करनी पड़ेगी। और सबसे बढ़ के मेरी नज़र में जो है ना, नेशनल इंटरेस्ट हमारा जो है वो जब तक आपके सिटीजन का स्टेट के साथ स्टेक्स नहीं होंगे, स्टेक्स होंगे जब तक आप उनके वेलफेयर का काम नहीं करेंगे, आप कभी भी एक सस्टेनेबल स्ट्रॉन्ग स्टेट नहीं हो सकते। तो हमारी तमाम तरह एनर्जी होनी चाहिए कि एक आम आदमी जो है उसको किस तरह ऊपर लेके आना है, तालीम किस तरह देनी है, आपने जो है वो हुनर किस तरह सिखाना है उनको, इकोनॉमी को किस तरह सिखाना है। खोखले नहरों से तो कुछ नहीं होता, खोखले नहरों से तो पेट नहीं भरता ना। तो आई वांट टू ड्राइव लेम एक्सक्यूज आई वुड से, वो ये है कि जी वो हमारे उलमा नहीं मानते, तो ये है तो वो है। आर वी दी ओनली मुस्लिम कंट्री इन दी वर्ल्ड? बांग्लादेश है, उन्होंने आबादी कंट्रोल कर ली है। जब पाकिस्तान बना तो प्रॉब्ली वेस्ट पाकिस्तान में 3.4 करोड़ एंड दे वर 4.4 करोड़, 1 करोड़ हमसे ज़्यादा थे। अभी हम जो है तकरीबन 23 करोड़ को टच कर रहे हैं, वो 16 करोड़ है। अगर आप उनकी जीडीपी देखें, अपनी देखें, तो उनका ऑलमोस्ट आपसे डबल है। तो थिंग्स कैन बी डन। आपको रेजिस्टेंस आएगी, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि हमने सियासी मसलतों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमने जो मेजर प्रॉब्लम थे उनको हम अंडर द कारपेट करते हैं, और अंडर द कारपेट चीज़ रह नहीं सकती। एक प्रॉब्लम उसको जितनी जल्दी आप सॉल्व करें, दैट विल टेक लेस टाइम लेस एफर्ट। जितना आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे उतना वो होगा। तो हम इंशाल्लाह लोगों को एंगेज करेंगे, अपना जो है वो जितने भी ज़राए अबलाग हैं उनके तहत आप करें। आप अपने पॉपुलेशन को इंसेंटिव दे सकते हैं। इफ़ यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम कि ये मेन मसला है, तो उसके बाद एंड गिव द राइट प्रायोरिटी एंड रिसोर्सेज, फिर उसके आगे आपके पास तरीक़ाकार निकल आते हैं कि आपने उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, कैसे टैकल करना है। जी नाज़रीन, जिस तरह हमें बता रहे हैं फ़ारूक साहब के प्रॉब्लम्स को किस तरह जो है फेस करना है और उनका हल किस तरह निकालना है, ये हमारी पार्टी जो है लेके आएगी। ऐसे एजेंडे और ऐसी हिकमत अमली के साथ हम लोग आएंगे। और जैसा कि उन्होंने कहा है कि मेरा मकसद नहीं है किसी भी शख्स को जो है क्रिटिसाइज़ करना या किसी के ऊपर तनकीद करना। हम एक जो है जो इस टाइम माशरे में इश्यूज़ चल रहे हैं आबादी वगैरह को लेके, हम उस चीज़ को कंट्रोल करेंगे। जो सोशल इशू बेसिकली इस वक्त चल रहे हैं, जो आवाम को बेसिक्स मसाइल हैं, उनका हल निकाला जाएगा। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।